बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में दर्शकों आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आपके लिए आज इस बार बहुत ही उपयोगी खबर लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला विषय है आपको बहुस्तरीय फसल प्रणाली और दूसरा है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। लेकिन इन सबसे पहले हम देखेंगे कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बेसहारा ग्रामीण पशुपालन के जरिए स्वरोजगार के लिए ले सकते हैं वित्तीय मदद। राज्य के किसानों को बागवानी खेती के लिए दिया जा रहा है अनुदान। गर्मा मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद SML 688। अब समाचार विस्तार से। राज्य के ग्रामीण 400 बैकयार्ड चूजा, 500 बॉयलर चूजा और बतख पालन के लिए अनुदान की सुविधा ले सकते हैं। इसमें ST, SC, दिव्यांग, विधवा और निसंतान दंपति के लिए 90% और अन्य सभी सामान्य वर्ग के लाभों के लिए 75% अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। इससे लाभ लेने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार किसानों को बागवानी खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए आम, अमरूद, आंवला, नींबू के नए फल बागों की स्थापना, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, फूल एवं सब्जी फसलों की खेती और संरक्षित संरचना सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन सभी सुविधाओं में प्रति अवयव के लिए 50% अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य के किसान इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, जब मौसम ठंड से गर्मी या गर्मी से ठंड में बदलता है तो पशुओं में स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए उनके खान पान और आवास का मौसम के अनुकूल प्रबंधन करें। साथ ही पशुओं को कृमिनाशी दवा दें और उनका टीकाकरण कराएं। बदलते मौसम में सबसे ज़रूरी चीज़ है पशुओं में टीकाकरण अवश्य करें और कृमिनाशक दवा अवश्य दें। दो चीज़ आप जरूर करें। टीकाकरण जो पशु के आधारित टीकाकरण होता है, जैसे गौवंशीय पशु है, इसमें आप HS, BQ, FMD का टीका दें। बकरियों में है PPR का टीका अवश्य दे दें। शूकर में स्वाइन फीवर का टीका दे दें। इसके साथ ही टीकाकरण से पहले आप कृमिनाशक दवा दे दें, जिससे टीका ज़्यादा कारगर होता है। और इसके अलावा संतुलित आहार में कमी ना करें, संतुलित आहार दें। आवास बिल्कुल साफ़ सुथरा स्वच्छ रखें। और अगर बदलते मौसम में आप देख रहे हैं कि शाम के मौसम में तापमान में काफ़ी गिरावट आ रही है, तो उसके लिए भी आप सावधान रहें। आवास को अच्छी तरह से ठंडी हवाओं से बचाने के लिए खिड़की दरवाजे को बंद रखें और बेडिंग नीचे पुआल दें, जिससे बिछावन के रूप में, ताकि ठंड से उसका बचाव हो सके। गर्मा मूंग की खेती के लिए जल्द से जल्द बुआई कर लें। गर्मी के मौसम में मूंग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद SML 688 लगाएं। गर्मा मूंग की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 30 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा मूंग के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद SML 688 की उत्पादन क्षमता 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। राज्य के किसान खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी में जैविक विधि से हीरा पृष्ठ कीट की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठ कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। इसके लिए 50 से 75 हजार अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार ये उपचार करें।
और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। राज्य का अधिकतम तापमान 40। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। दर्शकों, कृषि समाचार में आपने कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरें देखी, मंडी का भाव देखा और साथ में 24 घंटे का तापमान भी जाना। अब रुकते हैं एक छोटे से विराम के लिए। विराम में भी आपके लिए संदेश। ये है नया बदलता भारत, जहां कृषि को मिल रही है तकनीक की ताकत। आज युवा किसानों की आधुनिक दृष्टिकोण और नवाचार कृषि में नई उम्मीदें जगा रहे हैं। आधुनिक कृषि की ये नई तस्वीर खेती को प्रभावशाली और सुसंगत व्यवसाय बना रही है। कृषि के पुराने तरीकों से कीट, रोग और मौसम में उतार चढ़ाव जैसी समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। इस बात को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि को भी धीरे धीरे हाईटेक बनाने की पहल की है। ड्रोन टेक्नोलॉजी हमारे कृषि सेक्टर को दूसरे लेवल पर ले जाने वाली है। किस जमीन पर कितनी और कौन सी खाद डालनी है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, कितनी सिंचाई करनी है, ये भी हमारे यहाँ अंदाजे से होता रहा है। ये कम पैदावार और फसल बर्बाद होने का बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्मार्ट टेक्नोलॉजी आधारित ड्रोन यहां भी बहुत काम आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बड़ी तेजी से किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। सरकार कृषि कार्यों के लिए ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन कृषि उद्योग में क्रांति ला रहा है। यह तकनीक भारतीय कृषि समुदाय का भविष्य है। ड्रोन का प्रयोग पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। ड्रोन एक आधुनिक तकनीक एक नई आई है, जिससे हमें उससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो दवाई डाल देते हैं ड्रोन में उड़ के स्प्रे करती है जैसे, और दवाई भी छिड़कती है, हमें बचाव होता है, शरीर का बचाव होता है, उससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले हम स्प्रे करते थे मशीन में 100 लीटर पानी 200 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती थी। अब उसमें 10 लीटर पानी में 1 किलो की स्प्रे होती है। अत्याधुनिक तकनीक, हाई रेजोल्यूशन कैमरों और उन्नत सेंसर्स से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र की काया पलट करने की क्षमता रखता है। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों का तेजी से निपटान के अलावा फसलों के स्वास्थ्य संबंधी रियल टाइम जानकारी दे सकता है। यह कीटों, बीमारियों और पोषक तत्वों की कमी की पहचान कर सकता है। इसकी मदद से समय रहते किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के उपाय कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसमें दवाई डाल के और इसको भर के छोड़ देंगे, पूरे खेत में करके वापस वहीं आ जाएगा। आप जैसे खेत में नहा धोकर गए थे वैसे के वैसे वापस आओगे। साथ ही हमारा पहला विषय आपको जैसे मैंने बताया कि बहुस्तरीय फसल प्रणाली है। इसमें आपको भूमि की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए एक ही मौसम में एक साथ बीजों को पैदा किया जाता है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता मिट्टी की बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसका लाभ ले रहे हैं। बहुस्तरीय फसल प्रणाली कृषि की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक ही क्षेत्रफल में एक ही वर्ष में 2 या उससे अधिक फसलें ले सकते हैं। इसमें ऐसी फसलों का चयन किया जाता है जो एक साथ बढ़ने के लिए एक दूसरे से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में प्रतिस्पर्धा नहीं करते। ये एक साथ विकसित जरूर होते हैं, लेकिन इनकी तुड़ाई का वक्त अलग अलग होता है। इसे यदि किसान की कोई एक फसल किसी कारणवश बर्बाद भी हो जाती है तो दूसरी फसल की पैदावार उनके नुकसान की भरपाई कर देती है। जहां पर हम जानेंगे कि बहुस्तरीय फसल प्रणाली के बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंह। सर, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताइए कि बहुस्तरीय फसल प्रणाली को जब किसान भाई करते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सामान्य रूप से क्या होता है कि हम किसी भी तरह की फसल को एकल रूप में लगाते हैं,
जब बहुस्तरीय फसल प्रणाली की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि किसी भी पौधे को, किसी भी फसल को अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से गुजरना होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मतलब है कि पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन निर्माण करते हैं और इससे उनकी वृद्धि और विकास पे सीधा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, बहुस्तरीय फसल प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम एक निश्चित क्षेत्रफल पे विभिन्न फसलों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि न केवल खेती में जो विभिन्न संसाधन इस्तेमाल होते हैं, जैसे पानी है, उर्वरक हैं, अन्य संसाधन हैं, उनके लिए विभिन्न फसलों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। उनका जो फलों की या उनकी उपज का जो तुड़ाई का समय है या हार्वेस्टिंग का समय है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, जिससे अलग अलग समय पे हम अलग अलग फसलों से एक ही क्षेत्रफल में उपज ले सकें, उत्पादन ले सकें। इस जो पूरी तकनीकी है उसका फ़ायदा क्या होता है कि यदि कोई किसान किसी एक फसल के ऊपर निर्भर है तो वो उसकी खेती कर रहा है, तो यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कोई रोग बीमारी है, कोई कीट है, इसका प्रकोप होता है तो हमारी पूरी फसल प्रभावित होती है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे किसान की आमदनी पर पड़ता है। बहुस्तरीय फसल प्रणाली फल आधारित भी हो सकती है और सब्जी आधारित भी। झारखंड प्रदेश में जब हम फल आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ किसी क्षेत्र में जब हम 10 मीटर गुना 10 मीटर की दूरी पर आम लगाते हैं तो इनके बीच की बची हुई जगह पर हम 5 मीटर गुना 5 मीटर की दूरी पर अमरूद के पौधे लगा सकते हैं। फिर इसी तरह आम और अमरूद के बीच में बची हुई जगह पर केले के पौधे लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम शेष बची हुई जगह पर दलहनी और सब्जी की फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से किसान भाई किसी न किसी फसल से अपना मुनाफा निकाल ही लेंगे। ये जो बहुस्तरीय फसल प्रणाली होती है ये फल आधारित भी हो सकती है, सब्जी आधारित भी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं फल आधारित बहुस्तरीय फसल प्रणाली की, तो इसमें क्या होता है, हम विभिन्न ऊंचाई के फल वृक्षों को जो कि विभिन्न दूरियों पे लगाए जाते हैं, अगर वो एकल पौधे के रूप में लगाए जाते हैं तो उनको हम निश्चित क्षेत्रफल पे इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि वो सभी एक दूसरे के पूरक का काम करें, न बल्कि कि आपस में एक दूसरे से संसाधनों की प्रतिस्पर्धा करें। उदाहरण के तौर पे अगर हम आम को मुख्य फसल के रूप में लेते हैं, एक क्षेत्र में अगर हम उसकी खेती कर रहे हैं, उसकी बागवानी कर रहे हैं और उसकी अगर हम दूरी 10 गुणे 10 मीटर रखते हैं तो उसके बीच में जो रिक्त स्थान बचता है, जो आम के पौधों की कतारों के बीच में खाली स्थान है, इस स्थान पे हम देखते हैं कि अभी भी पूरी तरह से सूरज की रोशनी पड़ रही है और इस स्थान को हम अन्य फसलों की खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें कि कौन कौन से मुख्य फल पौधों को इनके बीच में हम ले सकते हैं, तो झारखंड राज्य की, विशेष रूप से रांची ज़िले की अगर हम बात करते हैं तो सबसे जो सामान्य पौधा है जो अच्छी आमदनी भी दे सकता है वो अमरूद का पौधा है, जिसको हम 5 से 6 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। तो फलों के आम की जो बाग हैं उनकी 2 कतारों के बीच में जो खाली जगह है उसके केंद्र में हम अमरूद की फसल लेते हैं। इसके बाद भी हम देखते हैं कि आम और अमरूद के बीच में अभी भी जो खाली स्थान बचा है वहाँ पे भी सूरज की रोशनी पूरी तरह से आ रही है, छाया भी नहीं हुई है, पौधे छोटे हैं जो हमने लिए हुए हैं अभी तक आम और अमरूद के। उसके बीच में अगर हम देखते हैं तो लगभग 5 मीटर की दूरी है, जिसके केंद्र में हम पपीते की या केले की फसल ले सकते हैं। किसान भाइयों, ठीक इसी सिद्धांत से हम सब्जी आधारित बहुस्तरीय फसल की खेती भी कर सकते हैं। यदि आपके पास सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है तो मार्च अप्रैल से इसकी शुरुआत की जा सकती है। उस समय सबसे पहले ज़मीन के 6 इंच अंदर अदरक लगा देनी चाहिए। उसके बाद ज़मीन के ऊपर पत्तेदार सब्जियों की खेती की जा सकती है। इसके अलावा बीच बीच में लत्तेदार सब्जियों की खेती भी की जा सकती है। इस तरह से एक ही क्षेत्र में 3 अलग अलग तरह की सब्जियां उगाकर किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको आमदनी मिलती है वो अमरूद की खेती से मिलती है और उसके बाद आपको आम की खेती से और अन्य इन फसलों से भी आमदनी मिलना प्रारंभ हो जाती है। तो प्रारंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि जो भी पूंजी हम आम के बाग की स्थापना में लगाते हैं वो पूंजी निकालने की व्यवस्था हमारी बहुस्तरीय फसल प्रणाली से हो जाती है और न सिर्फ हमको अलग अलग समय पे अलग अलग पौधों से उपज प्राप्त होती है, बल्कि किसी एक पौधे में अगर उपज में क्षति भी होती है तो दूसरे से हम उसकी भरपाई कुछ सीमा तक कर सकते हैं। तो जो हमारे किसानों के ऊपर जो भार पड़ने वाला है, यदि उनकी फलन में या फसल में कोई नुकसान होता है तो उसकी क्षतिपूर्ति काफ़ी हद तक की जा सकती है। जब हम बात करते हैं सब्जी की बहुस्तरीय फसल प्रणाली की, तो सब्जी की खेती में भी इसी सिद्धांत का पालन करते हुए हम विभिन्न ऊंचाई के पौधों को अलग अलग समय पे
परिपक्व होने वाली फसलों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि उनमें किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा ना हो और उनकी जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो भिन्न भिन्न रहे, जिससे जो भी संसाधन का हम खेती में प्रयोग कर रहे हैं उनका पूर्ण दक्षता के साथ हम उपयोग कर सकें। अगर हम बात करते हैं बहुस्तरीय प्रणाली की सब्जी की खेती में, तो इसको हम किस प्रकार से समायोजित कर सकते हैं किसान भाइयों। तो इसमें पहली चीज़ होती है कि हमें साल में इसकी जो शुरुआत है वो अब मार्च अप्रैल में करनी होगी। किसान भाइयों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस प्रणाली से अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो सिंचाई की आपके पास सुनिश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें जैसे कि हम शुरुआत कर सकते हैं अपनी मार्च अप्रैल से, उस समय हम जो अदरक की खेती है या हल्दी की खेती है उसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए। सामान्य तौर पे जब हम झारखंड राज्य की बात करते हैं या रांची ज़िले की बात करते हैं तो बरसात के साथ ही हम इसकी खेती शुरू करते हैं, परंतु यदि हम बहुस्तरीय प्रणाली में जा रहे हैं तो मार्च अप्रैल में इसकी हम अदरक की बुआई कर दें। ज़मीन के सबसे निचले स्तर पे कम से कम 6 इंच नीचे इसकी बुआई की जाती है, तो हमारा जो पूरा ऊपर का क्षेत्र होता है, जो भूमि होती है वो खाली होती है। इस भूमि पे दूसरे स्तर पे हम पत्तेदार सब्जियों की खेती कर सकते हैं। जब तक हमारी भूमिगत कंदों का अंकुरण होगा तब तक हमारी जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनकी हम कटाई कर लेंगे। इससे न सिर्फ भूमि के ऊपर खरपतवारों का समुचित नियंत्रण होता है, बल्कि हमें उसी समय में एक अच्छी आमदनी भी पत्तेदार सब्जियों की खेती से हो जाती है। किसान भाइयों, इस तरह से यदि हम वैज्ञानिकों के कहे अनुसार बहुस्तरीय फसल प्रणाली से खेती करें तो हमारा नुकसान कम होगा और मुनाफा ज़्यादा होगा। हमें एक ही क्षेत्रफल में तरह तरह के फल और सब्जियां उगाकर अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। हमारा दूसरा विषय है मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। आपको आइए इसके बारे में विशेष जानकारी हमारे विशेषज्ञ देंगे, तो चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। किसान भाइयों, हमारे देश की मिट्टी कुछ ऐसी है कि यहाँ पूरे देश में एक समान मिट्टी नहीं पाई जाती है। कहीं एलोवेल सॉइल है तो कहीं ब्लैक सॉइल, कहीं रेड सॉइल पाई जाती है तो कहीं डेजर्ट सॉइल। अपने झारखंड में लेटेराइट सॉइल पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा कम पाई जाती है। मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अतः इसे बढ़ाने के लिए जैविक खाद का उपयोग, मल्चिंग का सहारा तथा मेड़बंदी करना चाहिए। इसके अलावा संतुलित मात्रा में रासायनिक खाद का उपयोग करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जैविक खाद, जीवाणु खाद तथा हरित खादों का व्यवहार करना चाहिए। हमारे साथ हैं वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कृषि गतिविधि को पूरा करने के लिए मृदा यानी कि मिट्टी का एक बहुत ही अहम भूमिका होता है। तो इसीलिए हम लोगों को वैज्ञानिक साहब जानकारी देंगे कि कैसे हम लोग अपने मिट्टी को, अपने मृदा को अच्छे से अच्छे रख सके, अच्छा से अच्छा उपजाऊ बना सके, जिससे कि हमारे किसान भाइयों को लाभ हो सके। मिट्टी का स्वास्थ्य का मतलब मिट्टी की 3 तरह की अवस्थाएं होती हैं, भौतिक, रासायनिक और जैविक। 3 अवस्थाएं होती हैं। मिट्टी तभी स्वस्थ मानी जाती है जब उसकी भौतिक अवस्था अच्छी हो। भौतिक अवस्था से हो कि मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता अच्छी हो, रखने की क्षमता अच्छी हो, और मिट्टी की रासायनिक क्षमता भी अच्छी हो और जैविक क्षमता भी अच्छी है। हमारे देश की जो मिट्टी है, आप देखेंगे जिस हिसाब से यहाँ की जलवायु है, जिस हिसाब से यहाँ का भौगोलिक स्थिति है, उसमें आप देखेंगे अलग अलग तरह के अलग अलग मिट्टियाँ पाई जाती हैं। आप इंडो गंगेटिक प्लेन में जाएंगे तो अलुवियल सॉइल पाई जाती हैं। झारखंड की जहाँ तक बात है, झारखंड में जनरली आप लेटराइट सॉइल पाई जाती है, और इसमें मिट्टी में यहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होने के कारण मिट्टी में जैविक पदार्थ की मात्रा थोड़ी कम होती है औरों के अपेक्षा, और मिट्टी यहाँ का अम्लीय स्वभाव है। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध कि मिट्टी का स्वास्थ्य के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाना है। जैविक पदार्थ की मात्रा को बढ़ाने का संदर्भ में ये करना है कि आप मिट्टी में जैविक पदार्थ, जितने भी तरह की जैविक खाद है उनका व्यवहार करना चाहिए। मिट्टी में हमको मल्चिंग करके यदि हम रखते हैं तो उनका रखना चाहिए। मिट्टी में किसी भी तरह का कटाव ना हो तो मेड़बंदी करके रखना चाहिए, और मिट्टी को हमेशा ढक के रखना चाहिए। और साथ में ही हमको संतुलित मात्रा में रासायनिक खादों का व्यवहार करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खादों का, जीवाणु खादों का या हरित खादों का व्यवहार करना चाहिए। किसान भाई यदि अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहते हैं तो उन्हें मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन करना ही पड़ेगा। इसके लिए जरूरी है सॉइल हेल्थ कार्ड, जिसमें मिट्टी जांच के उपरांत मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी होती है। वैज्ञानिक इसी आधार पर मिट्टी को फसलों के अनुसार उपजाऊ बनाने के लिए पोषक तत्वों की मात्रा की अनुशंसा करते हैं।
इसके आधार पर यदि किसान भाई पोषक तत्वों का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं तो न सिर्फ उनकी फसलों की गुणवत्ता और पैदावार अच्छी होती है, बल्कि मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और पर्यावरण की रक्षा भी होती है। मिट्टी के मृदा के स्वास्थ्य प्रबंधन में बहुत सारे हैं। जैसे एक भारत सरकार की एक स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये भी आप कर सकते हैं कि यदि किसान भाई कहीं पे भी मृदा स्वास्थ्य के प्रति यदि जागरूक हैं तो सबसे तो पहले ये होना चाहिए कि हमारी मिट्टी में क्या क्या पोषक तत्व उपलब्ध हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी फसल लगाई जानी है उसकी जानकारी है। उस फसल की कितनी मात्रा की ज़रूरत है तो वो जानकारी होनी चाहिए। तो यदि हम ये जानकारी तभी प्राप्त हो सकती है जब मिट्टी का हम जांच कराएं। मिट्टी का यदि हम जांच कराते हैं तो मिट्टी का जांच कराने के बाद हमको मालूम हो जाता है कि मिट्टी में ये पोषक तत्व की उपलब्धता है और इन पोषक तत्वों की कमी है। तो मिट्टी जांच के आधार पे यदि हम रासायनिक खादों का है या जैविक खादों का या जीवाणु खादों का व्यवहार यदि हम करते हैं तो न सिर्फ मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होता है लेकिन फसल का उत्पादन भी हमारा बढ़ता है। फसल के उत्पादन बढ़ने के साथ साथ हमारा जो जल है या वायु है जो पर्यावरण से काफ़ी प्रदूषित होता है। कुछ रासायनिक खादें जैसे एक उदाहरण दे यूरिया है वो बहुत तेज़ी से घुलनशील होता है। इसका पौधा जितना मात्रा लिया या तो फिर वो लीच करके ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करता है या फिर अमोनिया के रूप में वातावरण को प्रदूषित करता है। तो यदि हम अनुशंसित मात्रा डालते हैं तो उससे हमारा इनपुट कॉस्ट भी घटता है और हमारा उत्पादकता भी बढ़ती है और मिट्टी, जल और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बनाए रखने के लिए उसे ढककर रखना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी को ढककर रखने के लिए पुआल तथा मल्चिंग आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है जिससे जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है और वे क्रियाशील हो जाते हैं। इसकी वजह से मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मल्चिंग इसको पलवार कहते हैं हिंदी में। जैसे हम कोई भी फसल लगाते हैं तो फसल लगाने में फसल लग गई तो मिट्टी को ढकी रहनी चाहिए। मिट्टी को हमेशा ढक के रखना चाहिए। तो जो भी तरह का खर पतवार या कूड़ा करकट आसपास है जैसे पुआल से भी पलवार किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारा ये जंगल क्षेत्र ज़्यादा है तो वहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियाँ जिनके पत्तों का हम उपयोग करके पलवार के रूप में ढकते हैं। तो कम से कम 2 इंच 3 इंच का मिट्टी हमेशा फसल लगने के बाद जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है तो मिट्टी को पूरा जो क्षेत्र है उसको ढक के रखते हैं। उससे होता क्या है कि जब ढक के रहने पे कारण मिट्टी में नमी बनी रहती है। मिट्टी में नमी जब बनी रहती है तो जीवाणुओं की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। जीवाणुओं की संख्या बढ़ने के कारण वो क्रियाशील होने से पोषक तत्व की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। और जो पोषक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है वो टेम्परेचर के कारण यदि मिट्टी ढकी रहती है तो नाइट्रोजन के रूप में, अमोनिया के रूप में वो लॉस होता है। इसीलिए किसान भाई हमेशा कोई भी फसल लगाएं हमेशा मिट्टी को ढकना चाहिए। वो पलवार के रूप में, मल्चिंग का उसी का इंग्लिश वर्ड है, पलवार के रूप में पूरे फसल को ढकना चाहिए। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है और मिट्टी में पोषक तत्व की उपलब्धता भी बढ़ती है और सिंचाई की जो जितनी आवश्यकता होती है सिंचाई के नंबर ऑफ इरिगेशन भी इसका काफ़ी घट जाता है। किसान भाइयों, अपने झारखंड प्रदेश में मिट्टी के स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड उन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत किसान भाई सरकार की तरफ से निःशुल्क अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। इसके अलावा PKVY तथा ड्रिप इरिगेशन भी मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। ड्रिप का मतलब हिंदी में सूक्ष्म सिंचाई कर सकते हैं, बूंद सिंचाई भी कहा जाता है। तो उनके द्वारा ड्रिप आजकल झारखंड में 90% सब्सिडी पे इसका फ़ायदा किसान भाई लेके अपने फसल को में लगा सकते हैं। स्प्रिंकलर का है कि वो फव्वारा सिंचाई बोलते हैं, फव्वारा सिंचाई, उसके द्वारा फसल के ऊपर और मिट्टी के सरफेस पे सिंचाई किया जाता है। ड्रिप के द्वारा क्या है, जो सूक्ष्म सिंचाई है उसके द्वारा सीधे मिट्टी फसल के जड़ में हम इसका पानी के द्वारा उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कीमें हैं जिससे कि किसान भाई ले सकते हैं। इसके लिए अपने ब्लॉक पे, जिला पे और कृषि विज्ञान केंद्र पे संपर्क करके इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से किसान भाई यदि वैज्ञानिकों की बातों पर ध्यान देकर अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य का प्रबंधन करें तो वे फसलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले हमारा पता जरूर नोट कर लीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन,
कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड, रांची। हमारे पिन संख्या है 834001। फटाफट कागज और कलम उठाइए और हमें अपना बताइए कि हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।